अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 7। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तीनों ही थके हुए थे, लेटे और फ़ौरन सो गए। दिन का वक्त था, कीड़े काटने जंगल के जानवरों का खौफ भी नहीं था। सोकर उठे तो सूरज काफ़ी उतर गया था। मैंने सोचा ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का है और फिर अंधेरा और हमारी रवानगी, या बड़े मियाँ से मशवरा कर लूँगा। वो अगर रुकने का कहेंगे तो सोचेंगे। मैं अपनी चादर उठाए गार के बैरूनी हिस्से में आया तो देखा बूढ़ा मदारी अभी तक सो रहा है। कुसुमी इसकी पोती सराहने बैठी थी। वो मुझे परेशान लगी। मैंने इशारे से पूछा क्या बात है। बोली बाबा को ताप चढ़ी है। मैंने पिशानी छूकर बड़े मियाँ को देखा। तेज़ बुखार था और कुछ समझ में ना आया। मैंने लड़की से कहा कि कपड़ा पानी में तर कर किसकी पिशानी पर रखो। ये बुखार की बात उलझन की थी। पहले मुमकिन था सूरज डूबने पर हम चल पड़ते, अब ये मुमकिन ना होगा। हम बच निकले हैं, ये सही है, मगर वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जहाँ स्टीमर पर फौजी अफसर को कत्ल किया गया था और कैदी लापता हुए थे। फौज वाले या जो भी भागियों को तलाश करेंगे तो यहाँ करीब ही से करेंगे। खतरा हमारे सर पर मंडलाता रहेगा। बड़े मियाँ बुखार में पड़े हैं, मजबूरन अब यहाँ रुकना होगा। बहरहाल ऐसा हो या दूसरी तरह हो, हमारे इख्तियार में क्या है। मैंने लड़की से कहा कि दिन ही में खा पी लो, रात को चूल्हे की आग दूर से नजर आएगी, जो ठीक नहीं है। मैंने मुर्गी तैयार की, आधी इस वक्त ठिकाने लगा दी, आधी दूसरे दिन के लिए संभाली और दरख्तों की ओट में लेटा छुपता छुपाता वहां बैठा जहाँ से शिकार बंगले की जासूसी हो सकती थी। इनकी जीप बाहर खड़ी थी। जीप में पिछली सीट पर कोई था। इतने फासले से जीप में बैठा आदमी मुझे न देख पाता। मैं अलबत्ता इसे देख रहा था। वो खूब फैल कर बैठा हुआ, बल्कि नीमदराज था। बंगले के गेट से एक आदमी निकल कर आया और जीप की तरफ बढ़ा तो पिछली सीट पर लेटा हुआ आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। ओहो, कैसा धोखा हुआ है। पिछली जीप की सीट पर एक नहीं 2 आदमी बैठे थे। एक उठा था, दूसरा वही नीमदराज रहा था। फिर अजीब बात हुई, बंगले में से आने वाला सीट से उठने वाले पर झपट पड़ा। दोनों दुश्मनों की तरह उलझ गए। खेल नहीं, बाकायदा लड़ाई हो रही थी। मैंने पहचाना जीप में जो बैठा रहा वही क्रिकेट कैप और जर्द कमीज वाला शख्स था जिसे दूसरे की गर्दन में बाहें डाले सवेरे आते देखा था। 2 को लड़ते देखकर उठा और बीच बचाव कराने लगा। बीच बचाव कराने वाला ये किट का शौकीन, छोटे कद का दुबला पतला था। दोनों की हाथापाई में इसकी क्रिकेट कैप गिर गई। सर से कैप गिरी तो लंबे सुनहरी बाल जैसे आज़ाद होकर इसके कंधों तक आ रहे थे। इसने चीख कर कुछ कहा, लफ्ज़ समझ में ना आए, मगर एक बात मैं बखूबी समझ गया, ये क्रिकेट कैप वाला कोई मर्द नहीं, औरत या लड़की थी। मैंने सोचा दूर से देखे जाने वाले इस मंजर को अब मायने ही बदल गए हैं। देखकर पकड़े जाने के खतरे के बावजूद मुझे इस खामोश कहानी में दिलचस्पी पैदा हो गई। नई कहानी अब यूँ बन रही थी कि शाम के सुहाने वक्त में सबसे छुपकर 2 चाहने वाले जीप की पिछली सीट पर आ बैठे थे और राजो न्याज में मसरूफ थे। एक जान बने हुए थे या बैठे थे कि अंदर से तीसरा निकल कर आया और तन्हाई की इस मुलाकात में इसने खंडत डाल दी। हमेशा की तरह 2 मर्दों और एक औरत की अजली तुकून बन गई थी। जी हाँ, एक चाहने वाला, दूसरा महबूब और तीसरा रकीब। अब रकीब और चाहने वाले में हाथापाई हो रही थी और नाजुक अंदाज महबूबा को अपने भारी भरकम मर्दों की जंग बंद कराने में उलझन का सामना था। दोनों में से कोई रुकने को तैयार नहीं था। इनके चीखने की आवाज़ें ऊपर हमारी पहाड़ी तक पहुंच रही थी। शिकार बंगले से बाकी के 2 साथी भी निकल आए थे। उन्होंने लड़ने वालों को अलग अलग कर दिया। जर्द कमीज से स्याह जीन्स वाली औरत अपने सुनहरी बाल झटकती जमीन पर पड़ी क्रिकेट कैप उठाकर तेज चलती हुई बंगले में दाखिल हो गई। चारों मर्द बाहर ही रहे। ये चारों हाथ हिला हिलाकर काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। अंधेरा फैलता जा रहा था। औरत ने बंगले में रोशनी कर दी थी और ऊंची आवाज़ में रेडियो बजाना शुरू कर दिया था। बैटरी जानदार हो गई। फिल्मी गानों के प्रोग्राम की जोरदार आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी। इनकी आपस की लड़ाई और बेजारी ने खामोश वादी को शहर का शोरगुल दे दिया था। मैंने सोचा अब जबकि शिकारियों में से 2 लड़ पड़े हैं तो हो सकता है ये लोग अपना क्या मुख्तसर करके जल्द लौटने पर मजबूर हो जाएं। इसमें मेरे लिए एक और उलझन थी। जहन में एक मंसूबा बन रहा था जो ये था, शिकारी भी रात के शिकार पर रवाना होंगे, सवेरे थके आ रहे आएंगे और हस्बे मामूल खा पी कर सो जाएंगे। ये ऐसा वक्त होगा कि मैं इनकी जीप कब्जे में लेकर अपने साथियों के साथ यहाँ से चल दूँ। लेकिन अब जो ये घरों को लौट रहे हैं तो अच्छी खासी चुंगल में आई हुई जीप समझो हाथ से गई। जिंदा रहने के लिए मुसलसल और तेज़ी से मनसूबाबंदी करना ज़रूरी होता है। ये लोग रुकें या चले जाएं, मेरे बेताब ज़हन ने दोनों ही सूरतों के लिए 2 मनसूबे बना लिए थे। कुछ देर और वहाँ छुपा बैठा रहा। फिर जब सारे शिकारी अंदर बंगले में चले गए तो मदारी की हालत का जायज़ा लेने में मैं भी गार की तरफ आ गया। बूढ़े मदारी की बेचैनी कम हुई थी। बुखार शायद इतना तेज़ ही था। मैंने कुसुमी से कहा कि उसे थोड़ी चाय बनाकर पिलाए और मैं खुद शिकारियों की जासूसी करने झाड़ियों और दरख्तों की ओट में आ बैठा। इनका रेडियो बजना बंद हो गया था और बंगले के बाहर एक सरगर्मी सी दिखाई दी। वो टार्चें उठाए आए और जीप में कुछ न कुछ रखकर चले जाते। आधे घंटे तक वो इसी तरह आते जाते रहे।
फिर बंगले की रोशनी बुझा दी गई। वो हुजूम बनाकर रेडियो बजाते हुए आए और जीप पर सवार हो गए। इनकी वापसी की रवानगी भी हो सकती थी और यूँ भी हो सकता था कि शिकारी रात भर मचान पर बैठने के लिए जा रहे हों, सुबह लौट आएं। मुझे बड़े मियाँ की तरफ से परेशानी थी, दवा दारू करनी ज़रूरी थी। मैंने सोचा अगर एस्प्रिन की 2-4 टिक्कियाँ शिकार बंगले से हासिल हो जाएं तो ये परेशानी दूर हो। आमतौर पर शिकारी और पिकनिक करने वाले फौरी ज़रूरत के लिए टिंचर, आयोडीन, एस्प्रिन, बाम, हाजमे की दवाएं तो साथ रखते ही हैं। बंगले से सब शिकारी जा चुके हैं। अगर मैं मदारी के लिए एस्प्रिन और कोई फालतू कंबल हासिल करने में कामयाब हो गया तो बड़े मियाँ की हालत में कोई बेहतरी ज़रूर आएगी, जहन से बड़ा बोझ उतर जाएगा। मैंने कुसुमी को बता दिया कि मैं इसके बाबा के लिए कोई दवा चुराने जा रहा हूँ। दूसरी बार बंगले में घुसना पहली बार से मुख्तलिफ था। पहले आया था तो यहाँ ठहरने वालों के बारे में कोई खैर खबर नहीं थी। अब कई किस्म की खुशबुएं, पके हुए खानों, इत्र और सेंट की, फलों, फूलों और क्रीमों की यहाँ गर्दिश कर रही थी। यहाँ ठहरे हुए लोगों की मशगलों की खबरों से शिकार बंगला बसा हुआ था। उन्होंने भुना हुआ गोश्त, प्याज और सिरका खाया था, शराबें पी थी। यह फूलों की खुशबुएं थी, अरमानों भरे सुबह विलायती सेंट की महक थी। शिकार बंगले की छोटी सी दुनिया इस वक्त दौलतमंदों की मशगलों की खबरों से आबाद थी। मैंने बाल फैलाकर अंदर का जायजा लिया। वो लोग कहीं एक धीमी रोशनी वाला लैंप जलाकर छोड़ गए थे। मैं फौरी तौर पर मालूम न कर सका कि कहाँ, मगर किसी एक कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। इसका मतलब है वो बिल्कुल ही नहीं गए, शिकार खेलने गए हैं, लौट आएंगे। पहले की तरह मैं किचन के रोशनदान से दाखिल हुआ। अंदर की स्टिकनी खोलकर किचन से मिले हुए गुसल खाने में जा निकला। गुसल खाने में दवाओं की कोई अलमारी नहीं थी। अब यही रह गया था कि पहले एक फिर दूसरे बेडरूम में तलाश किया जाए। बेडरूम में जाने के लिए मैंने गुसल खाने का दूसरा दरवाज़ा खोला और दहलीज पार की। मैं बेडरूम में था। शिकार पार्टी वाले इसी बेडरूम में रोशनी करके गए थे। डबल बेड से मिली साइड टेबल थी जिस पर ऊंची चिमनी वाला केरोसिन लैंप जल रहा था। कमरे में सन्नाटा था, मगर कमरे में सन्नाटा नहीं था, बिस्तर पर कोई सो रहा था। मेरी तो जैसे जान निकल गई। बिस्तर पर ग्रे रंग की चादर पड़ी थी। चादर के नीचे कोई आसाइश के साथ हुले हुले खराटे ले रहा था। किसी के सुनहरे घने बाल तकिए पर ढेर की तरह पड़े थे। चेहरा चादर में छुपा हुआ था। ये यकीनन वही क्रिकेट कैप वाली लड़की थी जिस पर 2 शिकारियों में चंद घंटे पहले लड़ाई हो चुकी थी। मैंने खामोशी से कमरे से निकल जाना चाहा। मैं मुड़ा ही था कि चादर में हलचल मची और किसी ने गहरी मर्दाना आवाज़ में पूछा, कौन? मगर ये कैसे मुमकिन है? तो ये मर्द की आवाज़ थी और मैंने अभी सुनहरी बाल देखे थे। मैंने घूमकर बिस्तर पर नज़र डाली। मुझसे दूसरी बार फिर वही गलती हुई थी। यहाँ एक नहीं 2 इंसान थे, सुनहरी बालों वाली औरत और गहरी गुंजीली आवाज़ वाला मर्द। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अब क्या हो सकता है? फिर मैंने शायद दिल में कहा कि बस मारे गए शेर खान। मेरे पाँव जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए थे। मर्द ने घबरा कर औरत को झंझोड़ डाला। बोला, जूही, श्योर हाइनेस उठो, हम पकड़े गए। औरत ने जैसे सरशारी में सवाल किया। वो बेदार होना नहीं चाहती थी। मर्द के लहजे में झल्लाहट थी। उठो, हम पकड़े गए, वो आ गए साले। औरत हल्की चीख मारकर उठ बैठी। वो चादर से बाहर आई तो मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने नजरें झुका ली। मर्द बराबर चादर में छुपा बैठा रहा। मैंने देखा इसके कपड़े भी बेड के बराबर फर्श पर पड़े थे। औरत फिर चादर में चली गई। जाओ आउट, चलो निकलो यहाँ से। औरत घबराई हुई थी। वो बर्मी बोल रही थी, लेकिन ऐसे जैसे गोरे लोग देसी जुबानें बोला करते हैं। मेरी समझ काम नहीं कर रही थी। मैं चोरी करने आया था, पकड़ा गया था, मगर मर्द कह रहा था हम पकड़े गए। औरत घबरा गई और घबरा कर जैसे इल्तिजा करती जाती इस तरह मुझसे निकल जाने को कह रही थी। और वो ऊंचे तबके की है। मरने से पहले जूही कहकर पुकारा था, फिर यूर हाइनेस कहा था। तो क्या वो कहीं की शहजादी या रानी है? कोई गड़बड़ ज़रूर है, कहीं बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ है। और गड़बड़ से निमटने की एक ही सूरत थी कि इन दोनों को और गड़बड़ा दूँ। पहले मैंने एक बेमानी जुमला कहा, दोबारा कहा था। इस बार मैंने वही जुमला धमकाते हुए कहा, जी हाँ यूर हाइनेस, अब क्या हो सकता है? जुमले में यूर हाइनेस बढ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं था। प्लीज़ 1 मिनट। औरत ने खुली बाँह चादर से निकाली। हमें 1-2 मिनट दो, बात करो, सब कुछ हो सकता है, हमसे बात करो प्लीज़। मैंने 1 मिनट दिया मगर वहीं जमा खड़ा रहा। मैं चोर नहीं था, चोर वो दोनों थे। वो मुझसे 1 मिनट मांग रहे थे। खैर 1 मिनट तो कहने की बात थी। 2-3 मिनट में वो चादर से बाहर आने के काबिल हुए। औरत इसी जर्द मर्दाना कमीज और जीन्स में मलबूस हो गई। मर्द जवान 2 लड़ने वालों में से कोई एक था। शिकारी कपड़ों में भी कोई खास भारी भरकम नहीं लगता था, मगर नाजुक अंदाम औरत के मुकाबले में बेहरा ऐसा था जैसे हीरो और चीता एक साथ पलंग से उतर रहे हों। वो दोनों मेरे सामने पड़े हुए सोफे पर टिक गए। अंदाज ऐसा था जैसे मास्टर के सामने 2 शरीर तालिब इल्म बैठे हों। मैंने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। अपनी आंखें शुलाबार तो नहीं, ताहम कुछ नाराज कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने घूर कर देखा और कहा, ये हूँ और हाँ और अच्छा ऐसे लफ्ज़ हैं तो दर्जनों मायने दे सकते हैं। औरत ने किसी आकर जबरन हंसते हुए कहा, ऑल राइट।
यहाँ तुम भी हो और हम भी हैं। मैंने नफरत से इस मर्द की तरफ देखा। मगर हाइनेस, मुझे यहाँ होना बिल्कुल पसंद नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं समझती हूँ। आवाज़ से लग रहा था जैसे उस सूरत हाल पर काबू पाती जा रही हो। बोली, समझती हूँ तुम वफादार हो और पुराने रवायती ख्याल के लड़के हो। ये कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर ये भी तो देखो, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मेरी दुनिया बिल्कुल दूसरी दुनिया है। मैंने कहा, जी हाँ, सिर्फ आपकी दुनिया मैडम, इस कैचवे की नहीं। ये तो इसी बदबूदार दलदल से उठा है और रेंगता हुआ आपकी बाहों में आ गया है। ये फिक्रा मैंने किसी अंग्रेज़ी फिल्म में सुना था। इसे यहाँ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था, बस मैंने इस्तेमाल कर लिया। औरत ने हाँ में सर हिलाया, अपने मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराई। उससे कहने लगी, इस पर ज़्यादा सख्ती मत करो लड़के। तुमने समझा और माफ़ किया तो इसे भी माफ़ कर दो। फिर वो हंसी। बहरहाल इसे मैंने चुना था अपने छोटे से खेल के लिए। ये खुद से आने की जरूरत नहीं कर सकता था। मुझे याद है कि हकीर मुलाजिम ने, ये नमक हराम मुलाजिम ही होगा, औरत का नाम भी तो लिया था। इसे जूही कहा था। इसे जुर्रत तो की थी। मैंने ये बात कह दी और इसे कहा, योर हाइनेस, इसने नाम लिया था, आपको जूही कहकर बुलाया था। जूही? ओ यस, ये गलत किया था। मैंने किसी को भी मुखातिब के बगैर सवाल किया। जूही कहने का हक इसे कब से मिल गया? ये मैंने सवाल किया था और दिल ही दिल में खुद इसका जवाब भी दे दिया था जब से इसे बिस्तर पर आने का हक मिला। वो बोली, हक? हाँ, इसे ये सिर्फ हक नहीं। तुम ठीक कहते हो लड़के। वो न सिर्फ रानी या प्रिंस होने का फ़ायदा उठा रही थी, मुझ पर अपनी उम्र का रोब भी झाड़ रही थी। मैंने चाहकर रूखेपन से कहा, अगर हाइनेस ये लड़के लड़की की तकरार करें तो मेहरबानी होगी। ओके ओके, तुम बताओ अब क्या करें हम? मुझे नहीं मालूम आप क्या करें, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मर्द ने जो अभी तक मुंह खोले, कभी मेरी सूरत और कभी अपनी गोरी महबूबा की सूरत देख रहा था, मेरी बात सुनकर किसी सजा दिए जाते पिल्ले की तरह बेचारगी में ऊँची सी आवाज़ निकाली। औरत ने इसका घुटना थपककर इसे पुरस्कुन किया। मुझसे बोली, ये बताओ तुम्हें हिज हाइनेस दी प्रिंस क्या देंगे? मैं समझ गया वो रकम की बात कर रही है और हिज हाइनेस दी प्रिंस इसका मियाँ होगा। ज़ाहिर है मुझे खबर नहीं थी कि हिज हाइनेस दी प्रिंस वो जहाँ भी है किसी को क्या देता है। मैंने बस रवायती वफादारी की तरह हाथ लहरा के कह दिया, आप पूछती हैं हिज हाइनेस दी प्रिंस अपने इस गुलाम को क्या देंगे? तो सुनिए, हिज हाइनेस एक बार शाबाश कह देने से ही मुझे दुनिया जहान की दौलत मिल जाएगी। मर्द बड़बड़ाया, मुझे पता है ये साले इतने ही वफादार और पागल होते हैं। औरत ने इसे डांटा, शट अप। मुझसे बोली, मैं तुम्हारे प्रिंस की वाइफ, तुम्हारी दोस्त, तुम्हें शाबाश भी कहूँगी और ये भी दूंगी। लो। इसने झुककर अपनी जीन्स की बैक पॉकेट से एक मर्दाना पर्स निकाला और इसमें ठूसी नोटों की गड्डी मेरी तरफ उछाली। क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी की तरह मैं नोटों की इस गड्डी को हवाई में झेल सकता था, मगर मैंने इसे अपने पैरों के पास दरी पर गिर जाने दिया। इस बात से औरत और इसका लिचड़ महबूब दोनों ही हैरान हुए। मर्द ने दोबारा औरत की तरफ देखा और मायूसी में सर हिलाया जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने पहले ही कह दिया था। औरत मुझे रिश्वत दे रही थी, पहले किसी दूसरी रिश्वत दी थी और मुझे इस मनहूस जगह जिला वतन कर दिया गया था। मैंने सोचा इस बेवफा या प्रिंस से, वो जो भी है, इससे ये रकम लेकर मैं जगह जगह लोगों को खिलाता खुश करता निकल सकता हूँ, अपनी आज़ादी खरीद सकता हूँ। दिमाग ने कहा, हाँ इस वक्त रिश्वती का सिक्का चल रहा है, ले लो और अपनी जान बचाओ। औरत ने जो बड़ी खामोशी से और बड़ी बेचैनी से मेरी सूरत तके जा रही थी, इल्तिजा के लहजे में पूछा, क्या सोच रहे हो नौजवान? मैंने जवाब में एक और बेमैनी जुमला कहा, तो ये है। औरत बोली, ये अगर कम है तो मैं घड़ी पहुंचकर और भी बहुत कुछ दूंगी, तुम्हारा ओहदा बढ़ा दूंगी। मैंने मशाक रिश्वतखोरों की तरह कहा, मैडम घड़ी तो बहुत दूर है। बोली, आई सी, अच्छा समझदार आदमी हो। तुम चाहते हो तुम्हारा घड़ी में सामना हो तो मैं तुम्हें ना पहचानूं? सैकड़ों मुलाजमों, वर्दीपोश नौजवानों में से किसी एक को मैं कैसे पहचान सकती हूँ? क्या तुम चाहते हो आज के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊँ? मैंने कहा, बिल्कुल यही चाहता हूँ और इसके अलावा भी। वो समझी मैं सौदेबाजी कर रहा हूँ, इन नोटों के अलावा भी तलब कर रहा हूँ। कहने लगे, अच्छा इसके अलावा तो ये लो। इसने अपनी गर्दन में झिलमिलाता सुबह खार उतार कर मेरी तरफ फेंका। दर्जनों छोटे छोटे हीरे इससे जड़े थे। मैंने लापरवाही से एक हाथ बढ़ाकर इसे झेल लिया। औरत उठी, साइड टेबल तक गई, दराज खींचती और झिलमिलाता एक भारी हीरे जड़ा ब्रेसलेट निकाला। वो हार के मुकाबले में 100 गुना कीमती लगता था। इसने वहीं से ब्रेसलेट मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने इसे भी कैच किया। वो हंसी, कहने लगी, ब्रेसलेट मिलने के बाद तुम्हें और तुम्हारी अगली 3-4 पुश्तों को ये छोटी छोटी नुकरियाँ करने की जरूरत नहीं होगी, ओके? मैंने झुककर अपने पैरों के पास पड़ी, नोटों की गड्डी भी उठा ली और इत्मीनान के साथ कहा, जी यूर हाइनेस। और फिर मैं दरवाजे की तरफ चला। बिस्तर पर बैठे हुए इस हाइनेस के पालतू ने नफरत की सरगोशी में एक लफ्ज़ कहा, साला, और मैं घूम गया। केचवे, अपना गंदा मुंह बंद रख, नहीं तो पतलून खींच कर ले जाऊंगा तेरी।
औरत इस नमक हराम की तरफ गुस्से में घूमी थी। नाहिर सीन, तुम अपनी चोंच बंद नहीं रख सकते? नाहिर सीन हंटर खाते हुए पिल्ले की तरह सुकड़ सिमट कर सर झुका के बैठ गया। कमरे से निकलने से पहले मैंने हर हाइनेस को खबरदार किया। कहा, मैडम, इस गधे को मेरे पीछे मत आने देना। बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा होगा। अगर इसने इसकी मनहूस शक्ल देख ली तो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म समझिए। मेरा ड्राइवर हिज हाइनेस दी प्रिंस को खबर किए बगैर नहीं रहेगा और वो मेरी तरह समझदार नहीं है। औरत बोली, फिक्र मत करो एंड गुड बाय। मैं कमरे की स्टिकनिंग खोलकर बरामदे में निकल आया। औरत और उसका यार सोचते रह गए होंगे कि ये गुस्ल खाने से बेडरूम में आया था, मगर गुस्ल खाने में किस तरह आया होगा। वादी के अंधेरे से तेज रफ्तार शिकारी जानवर की तरह गुजरता हुआ चंद ही मिनट में अपनी आरज़ी पनागाह में आ गया। मगर मैं बंगले से स्प्रिंग लिए बगैर आया था। लेकिन ज़रा सोचिए, मैं जो लेकर आया था वो भी तो दवा थी, बल्कि वही असल दवा थी। इस वक्त मुझे मदारी का बुखार हल्का लगा। वो आंखें खोले पड़ा था। मैंने हाल पूछा तो बोला, बुखार कम हुआ है। बुखार वाकई कम हुआ था। मैंने इसे एक और चादर उड़ा दी ताकि खूब पसीना आए। मदारी मुझसे पूछने लगा, कहाँ गए थे? मैंने कहा, जायज़ा ले रहा था। बच निकलने की एक सूरत समझ में आई है। बोला, कैसी? मैंने कहा, बता दूंगा, भी सो जाओ। वो मुतमिन होकर सो गया। पिछली रात के मुकाबले में हमने ये रात ज़्यादा आराम से गुजारी। दिन निकलने से कुछ देर पहले शिकारी ये लोग आए। कुछ देर रुके, जाने की तैयारियां करते रहे और उजाला फैलते ही सवार हुए और निकल गए। मैंने 4 शिकारियों और 5 उनकी हर हाइनेस को जीप पर सवार होते वक्त अच्छी तरह गिन लिया था। शिकार बंगले में अब कोई नहीं था। मैंने शिकार बंगले का एक दौरा और किया। देखना यह था कि वो लोग हमारे मतलब की क्या क्या चीज़ें छोड़ गए हैं। जाते हुए उन्होंने मुर्गियों का डरबा खोलकर बची हुई मुर्गियाँ आज़ाद कर दी थी। अब वो कंपाउंड में दौड़ी दौड़ी फिर रही थी। बहुत मुश्किल से 2 मेरे हाथ हैं, जिन्हें ज़िबा करके मैंने साफ़ किया और राशन के साथ बांध लिया। कुछ बिस्किट, खुश्क मेवे, पाउडर दूध और ऐसे हल्का तैयार राशन भी हाथ आया। एक बेडरूम में मुझे पुराना सा हैंडबैग मिला, जो पता नहीं वो भूल गए थे या फालतू समझकर फेंक गए थे। हैंडबैग खाली नहीं था। ये हमारे लिए खजाने का थैला साबित हुआ। हम तीनों के कपड़े ऐसी अबतर हालत में थे कि अगर इस हुले में आबादी में दाखिल होने की कोशिश करते तो लोग हमें जेल से भागा हुआ समझकर पुलिस के हवाले कर सकते थे। शिकारियों के छोड़े हुए हैंडबैग में अल्लम गल्लम के अलावा 2 जोड़ी ठीक ठाक कारामद पतलूने जर्सियाँ निकल आई। हिज हाइनेस के एक फालतू जीन्स जिसे आसानी से वही मुरम्मत किया जा सकता था और एक नया ब्लाउजर दूसरे कपड़ों के साथ इसके बेडरूम में पड़े मिल गए। ये कपड़े जरा सी मिनट के बाद कुसुमी के काम आ सकते थे, बस जरा ढीले थे। ये सब चीज़ें मैंने माले गनीमत समझकर चादर में बांधी और गार में आ गया। देखा कि मुदारी का बुखार उतर गया है। नाश्ते के बाद वो काफ़ी चाको चौबंद हो गया था। गार में इधर उधर टहलता जा रहा था और बार बार मुझे यकीन दिला रहा था कि वो सब्र के काबिल है, मगर इसे कुछ और आराम देना ज़रूरी था। हमने फैसला किया कि दिन का वक्त कार में पड़े रहकर गुजारा जाए और शाम होते ही सफ़र शुरू कर दिया जाए। मदारी ने दिन का वक्त आराम करते हुए अपनी ताकत बहाल करने में गुजारा। मैं चादर ओढ़े पड़ा रहा और आगे के सफ़र के मंसूबे बनाता रहा। मैंने मदारी को बता दिया था कि शिकारियों से बहुत बड़ी रकम हाथ आई है। वो तफसील जानना चाहता था। मैंने कहा कि तफसील मत पूछो, बस हमारी तकदीर अच्छी है, क्योंकि इत्तफाक से मुझे वो बात मालूम हो गई जो किसी और को मालूम हो जाती तो शिकारी मारे जाते। उन्होंने मुझे खामोश रहने की कीमत दी। मैं वैसे भी खामोश रहता, अब उन्होंने इतनी बड़ी रकम दे दी है तो बिल्कुल खामोश रहूँगा, तुम्हें भी नहीं बताऊँगा। और मैंने कहा, ये इतनी बड़ी रकम है कि हम किसी बड़े शहर में पहुँचकर बहुत बड़ा मकान खरीद कर बहुत से आदमी मुलाजिम रखकर बाकी उम्र दौलतमंद बर्मियों की तरह गुजार सकते हैं। अगर बर्मा से बाहर निकलना चाहे तो खुद अपना हवाई जहाज़ खरीद कर जा सकते हैं। अब सरहदों पर पैदल भटकने की ज़रूरत नहीं। बड़े मियाँ हैरान होकर मेरी सूरत देख रहे थे। आखिर मुस्कुराकर चुप हो गए। मदारी को ये तो पूरा यकीन था कि मुझे कुछ रकम मिली है, बाकी वो समझा कि मैं उसे खुश करने को मस्खरापन कर रहा हूँ। शाम से पहले हमने खा पी कर तैयारी करके अपने मुख्तसर राशन और सामान के साथ सफ़र शुरू कर दिया। हम तीनों आदमी शहरियों के कपड़े पहने किसी सड़क सवारी किसी बस्ती की तलाश में निकल पड़े थे। अब हमने लोगों को सुनाने के लिए एक कहानी भी घड़ ली थी। कहानी ये थी कि बड़े मियाँ बर्मा के बड़े जागीरदार हैं। मैं इनका बेटा और कुसुमी इनकी बहू है। हम लोग लड़की के मैके जाने के अपनी गाड़ी में निकले थे। गाड़ी में आग लग गई, ड्राइवर जख्मी हो गया। वो जंगल में से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी उम्मीद कम है। हम किसी बस्ती किसी सवारी की तलाश में निकले और अब भटक गए हैं। समझ में नहीं आता कि किधर जाएं। मुझे और कुसुमी को मियाँ बीवी बताना ज़रूरी था, क्योंकि बर्मा के सरहदी इलाकों में नौजवानों की देर से शादी को मायूब समझा जाता था। इनके ख्याल में 14 बरस का लड़का और 12 बरस की लड़की आइडियल जोड़ा होता है। हम दोनों को मियाँ बीवी न बताया जाता तो रास्ते में मिलने वाला हर आदमी याद रखता कि 2 बड़ी उम्र के लड़का लड़की ब्याह शादी के बगैर एक मुश्तबे बूढ़े के साथ घूमते फिर रहे हैं। ज़रूर दाल में कुछ काला है। ये कहानी मुकामी हालात में बहुत आसानी से बावर की जाने वाली और जल्द भुला दी जाने वाली थी। ज़ाहिर हम चाहते थे कि हमारे जाने के बाद हमें याद न रखा जाए। आधी रात गुजरने तक हमने काफ़ी रास्ता तय कर लिया, मगर रास्ता तो वो होता है जो कहीं पहुंचाता है।
ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم اب تک کہاں پہنچ چکے ہیں اور آگے کہاں پہنچیں گے۔ معزز سامعین حضرات، انسان نما جانوروں کی یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔